सास और देवरानी का प्यार देखकर जलने वाली जेठानी। अरे बड़ी बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना मेरे लिए। अरे माँ जी, आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करिए। आपको चाय पीनी है तो आप खुद बनाकर पी लीजिए। वैसे भी घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं। आपने नया रूल बना रखा है कि घर का खाना सिर्फ औरतें बनाएंगी और बाकी काम नौकर करेंगे। हे भगवान, मैं खुद ही किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बुढ़ापे के दिन, और बहू को कुछ भी बोलो तो जैसे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हे भगवान, बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है। पार्वती, जरा बहू को एक बार आवाज लगाना। अगर मेरे लिए आम पन्ना बना देगी तो पीकर थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अरे बस करिए आप भी, कहाँ बड़ी बहू से उम्मीद लगाए बैठे हो। मैं अभी गई थी उसे चाय के लिए बोलने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आप रुकिए, मैं ही आपके लिए आम पन्ना बनाकर लाती हूँ। किसी ने सही कहा है, लव मैरिज वाली बहू में से कोई ही होती है जो घर को संभाल कर चलती है। मैं तो पहले ही कहता था कि घर में एक अच्छी और संस्कारी बहू लाओ, कम से कम बुढ़ापे में हमारी सेवा तो करेगी। लेकिन आर्यन ने हमारी बात का बिल्कुल भी मान नहीं रखा। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है और आर्यन और शिवा ऑफिस से घर लौटते हैं। अरे भाई, कितनी गर्मी हो रही है, बड़ी भूख लगी है। माँ, जल्दी से भाभी को बोलो कुछ खाने में बना दे। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। रुको, मैं नीतू को बोलता हूँ, वो सबके लिए खाना बना देगी। आर्यन नीतू को आवाज लगाता है। नीतू, ओ नीतू। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? अरे भाई, खाने का वक्त हो रहा है। हम लोग ऑफिस से भी आ गए और तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। भूख से जान निकली जा रही है। जल्दी से किचन में जाओ और कुछ खाने का बना दो। देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और मैं तो आज ही अपना फेशियल करा कर आई हूँ। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा पूरा चेहरा फिर से खराब हो जाएगा। आप माँ जी को बोल दीजिए वो सबके लिए खाना बना दें। ऐसा बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। लो भाई, आज फिर रोज की तरह माँ को ही खाना बनाना होगा। पार्वती किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीतू भी अपने कमरे से आती है, खाना खाती है। तभी वहां पड़ोसन सुजाता आती है। अरे पार्वती बहन। अरे सुजाता, आज कैसे आना हो गया? बहन, मैं तो तुम्हें प्रसाद देने आई थी। मेरी बहू और बेटा माता रानी के दर्शन करने गए थे। मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है भाई। अब तुम्हारी बहू जैसी थोड़ी है जो बस अपनी पार्टियों और ब्यूटी पार्लर में ही लगी रहती है। अंदर तो आओ बहन, थोड़ा वक्त बैठ कर जाना। फिर कभी आऊंगी बहन। ऐसा बोलकर सुजाता वहां से चली जाती है। अगली सुबह। अरे भाई, मेरी दवाई कहाँ रख दी? पूरे कमरे में देख लिया लेकिन मिल ही नहीं रही है। पार्वती, जरा मेरी दवाई तो देखना। एक बार बहू से पूछ लो, कहीं उसने दूसरी जगह रख दी हो। पार्वती जैसे ही नीतू की आवाज लगाती है तभी नीतू गुस्से से बाहर आती है। क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम्हारे पिताजी की दवाई का पता है क्या तुम्हें? हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। बाहर रखी हुई है दवाई, वहीं जाकर देख लो ना। हे भगवान, पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन इस घर में खुशहाली आएगी। हर रोज इस घर में तू मैं होती रहती है। बहू तो एक पल भी अच्छे से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद आर्यन और शिवा ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आज नाश्ते में कुछ बनाए या नहीं? हाँ बेटा, नाश्ता तो मैंने बना दिया। तुम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं लगाती हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। पार्वती गर्मी से परेशान होकर सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी नीतू अपने कमरे से पूरी तरह तैयार होकर नीचे आती है। अरे, सुबह सुबह कहाँ बन ठन कर जा रही हो? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे आज आने में लेट हो जाएगा। पार्टी ठीक है, लेकिन घर का काम कौन करेगा? और इतनी सुबह सुबह कौन पार्टी में जाता है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं जो हर चीज आपसे पूछ कर करूँ। और आपको याद तो है ना, मैंने आपसे लव मैरिज की। मेरे पिताजी ने आपको दहेज में कितना सामान दिया है, इसीलिए मुझसे सोच समझ कर बात करें। ऐसा बोलकर नीतू वहां से चली जाती है। वहीं बाकी सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद आर्यन और शिवा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम का वक्त होता है। नीतू पार्टी से घर वापस आती है। अरे बहू, आज तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया? सच में आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। खाना तुम ही बना लेना। देखिए मम्मी जी, मैं तो पहले ही पार्टी में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो अपना खाना खुद बना लीजिए। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। बहू, तुम्हारी आदतें दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। आखिर हम तुम्हारे सास ससुर हैं, कुछ तो लिहाज करो बात करने का। लिहाज ही करती हूँ, इसीलिए आपसे प्यार से बात करती हूँ ससुर जी, वरना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों के साथ बात करके। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे आराम करना है। तभी आर्यन ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी घर आ जाता है। नीतू के जोर जोर से बोलने की आवाज घर के बाहर तक जा रही होती है।
अरे नीतू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी चिल्लाने की आवाज पूरे मोहल्ले तक जा रही है। हाँ तो फिर अपने माँ बाप को समझाओ ना कि वो मुझसे किस तरह बात करें। ऐसा बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, एक तो बुढ़ापे के हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि अपनी बड़ी बहू को बेटी के समान मान कर रखूंगी, लेकिन इसने तो हमारी रत्ती भर भी कदर नहीं जानी। अरे भगवान, तुम ही जाकर किचन में सबके लिए खाना बना दो, शिवा भी ऑफिस से आने वाला होगा। पार्वती किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात का वक्त होता है। अचानक संजीव को जोर जोर से खांसी होने लगती है। खांसी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ जाते हैं। बड़ी बहू नीतू भी अपने कमरे से बाहर आती है और संजीव और पार्वती के कमरे में पहुंचती है। अरे भाई, तुम लोगों को खुद का तो ख्याल है नहीं, कम से कम हमारी नींद का तो ध्यान रखा करो। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे और मेरा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लगेगा। रात को तो कम से कम सुकून से सोने दिया करो। ऐसा बोलकर नीतू वापस जाने लगती है। तभी आर्यन उसके पीछे पीछे जाता है। नीतू, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है? मैंने तुमसे लव मैरिज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचोगी। कभी मेरे घर परिवार के बारे में भी सोचा है तुमने? आर्यन प्लीज यार, बंद करो अपना ये ज्ञान और मुझे मेरी नींद पूरी करने दो। ऐसा बोलकर नीतू सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। शाम के समय पार्वती मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रही होती है। तभी पड़ोसन कमला उससे मिलती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में तो बड़ी बहू भी और नौकर भी, फिर भी तुम खुद मार्केट सब्जी लेने आ रही हो। अरे कमला बहन, नौकर तो बेचारा घर का सारा काम कर रहा था, मैंने सोचा मैं ही चली जाऊं सब्जी लेने। अच्छा, और तुम्हारी बहू तो पक्का किसी पार्टी में जा रही होगी। ऐसा बोलकर कमला हंसने लगती है। पार्वती उसकी बात सुनकर चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद नीतू अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आती है। माँ जी, मैं आज हेयर स्पा करने जा रही हूँ और साथ ही नेल एक्सटेंशन भी करा कर आऊंगी। आप मुझे फोन करके परेशान मत करना। बहू, तुमने बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी तुम कौन सा हमारी कही बात मानती हो। रात का वक्त होता है। नीतू पार्लर से वापस घर आती है। अरे बहू, अब तो तुम घर आ गई हो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा इनमें तेल लगा कर मालिश कर दो। माँ जी, आप हर तरह का काम मुझे ही क्यों बताती हैं? घर में इतने सारे नौकर क्या करते हैं? और अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो दवाई ले लीजिए ना। बहू, मैंने दवाई ले ली है, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा। अगर तुम थोड़ी देर मेरे पैर दबा दोगी तो अच्छा महसूस होगा। देखिए माँ जी, मैं आज ही नेल एक्सटेंशन करा कर आई हूँ और अब अगर मैं आपके पैर दबाऊंगी तो मेरे हाथ पूरे तेल में खराब हो जाएंगे। आप खुद ही कर लीजिए। ऐसा बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। ये भगवान, मोहल्ले में सबकी बहुएं कितनी अच्छी हैं और अपनी सास का कितना ख्याल रखती हैं। एक मेरी बहू है जो कभी ढंग से बात तक नहीं करती। अरे भगवान, क्या हो गया? ये पैर क्यों दबा रही हो? अरे कुछ नहीं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो लगता है उम्र हो चली है। अरे भगवान, ऐसे मत बोलो। लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। संजीव पार्वती के पैरों में तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन पार्वती नीतू से कहती है, अरे नीतू बहू, मैं सोच रही थी कि गर्मियों की थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, साथ में दोनों सास बहू। देखिए माँ जी, मुझे आपके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी शॉपिंग खुद भी कर लूंगी। अगर आपको कुछ लेना है तो आप खुद ही ले आइए। पार्वती अकेली शॉपिंग करने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर नीतू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी सामने से पार्वती भी वहां आ जाती है, लेकिन नीतू सबके सामने पार्वती को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। शॉपिंग करने के बाद शाम को दोनों घर वापस आती हैं। अरे भगवान, कैसी रही शॉपिंग? शॉपिंग तो कर ली, लेकिन आज नीतू बहू ने मुझे अपनी सारी फ्रेंड्स के सामने इग्नोर कर दिया। लगता है बहू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देखिए माँ जी, आपको जो सोचना है सोचिए। उस समय मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और मुझे आपके साथ शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है और अपने नए कपड़े ट्राई करने लगती है। कुछ देर बाद आर्यन और शिवा भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे भाभी, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, क्या आपने वो फाइल देखी है? मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया लेकिन फाइल नहीं मिल रही है। और देवर जी, मैं आपके कमरे की साफ सफाई थोड़ी करती हूँ, ना ही मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हो। आप अपना काम खुद किया करो। शिवा गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दो दिन बीत रहे होते हैं। संजीव और पार्वती हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसन संगीता हाथ में साड़ी लेकर वहां आती है। अरे संगीता बहन, आओ अंदर आओ। और ये हाथ में साड़ी कैसी है तुम्हारे? अरे बहन, ये साड़ी मेरी बड़ी बहू ने अपने हाथों से मेले तैयार किए। देखो ना, सच में कितनी प्यारी लग रही है। मेरी बड़ी बहू तो सच में बहुत प्यारी है और दिन रात मेरी सेवा करती है। अरे वाह, सच में साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और एक हमारी बहू है जो हम लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती।
भाई साहब, अब तो आपको छोटे बेटे शिवा की शादी कर देनी चाहिए। आपको तो पता ही है आपकी बड़ी बहू कैसी है। काश आपके घर में छोटी बहू संस्कारी आ जाए जो इस घर को संभाल कर चलाए। हाँ बहन जी, बस एक प्यारी और संस्कारी बहू आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। चलो बहन, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। ऐसा बोलकर संगीता वहां से चली जाती है। अरे सुनिए जी, संगीता ने बात तो बिल्कुल सही कही। और आपको याद है ना मेरी बचपन की फ्रेंड शांति, जिसके हम शादी के बाद गए थे? उसकी बिटिया मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती है। अब तो काफी बड़ी भी हो गई होगी। हाँ भाई, गुड़िया तो बहुत ही प्यारी थी। तो क्यों ना हम शांति के घर चलें और एक बार बिटिया को देख कर आएं। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रही हो। हम कल ही तुम्हारी फ्रेंड शांति के घर चलेंगे। दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी शिवा भी ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, अब तो हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ जरा। अरे पिताजी, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। मैं अपने प्यारे बेटे के लिए एक संस्कारी और गुणवान बहू को ही घर लेकर आऊंगी। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। बहू, हम शिवा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अगर तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। अरे मम्मी जी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग ही जाइए। वैसे भी आज मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी जाना है। ठीक है बेटा, तुम अपनी किटी पार्टी में जाओ। हम दोनों ही शिवा के लिए लड़की देखकर आ जाएंगे। संजीव और पार्वती तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और शांति के घर पहुंच जाते हैं। घर में आते ही पार्वती की नजर दीवार पर टंगी शांति की फोटो पर जाती है। हे भगवान, ये कब हो गया? मेरी बचपन की सहेली ऐसे कैसे दुनिया से चली गई? मुझे तो कानो कान खबर तक नहीं हुई। पार्वती रोने लगती हैं। अरे बहन जी, सब कुछ वक्त का खेल है। मेरी बेटी सोनी जब सिर्फ 10 साल की थी, तभी शांति इसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। तभी सोनी संजीव और पार्वती के लिए पानी लेकर आती है और आदर से उन्हें पानी देती है। हाय मेरी बच्ची, बिना माँ के पली है, लेकिन संस्कार देखो कितने अच्छे। भाई साहब, सच में आपने बिटिया की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हाँ बहन जी, मेरी बेटी बिना माँ के पली जरूर है, लेकिन इसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तभी पड़ोसन विमला वहां आती है। अरे बहन जी, हमारी सोनी तो लाखों में एक हीरा है। सच में इस बिटिया ने अकेले पूरे घर को संभाल रखा है। ऐसे बोलकर विमला वहां से चली जाती है। भाई साहब, मेरे घर में बेटी नहीं है। मैं आपकी बेटी को अपने घर बहू बनाकर जरूर ले जाऊंगी, लेकिन बहू से ज्यादा मैं इसे बेटी जितना प्यार दूंगी। हाँ भाई साहब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो हम अपने छोटे बेटे शिवा के साथ सोनी की शादी करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब, हम आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। आप लोग इतने अमीर घराने से हैं और हम गांव में रहने वाले साधारण लोग। भाई साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें बस आपकी बेटी सोनी को अपने घर लेकर जाना है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी और प्यार करूंगी। अगर आप मेरी बेटी भी इस रिश्ते से खुश है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिवा और सोनी की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। पार्वती सोनी का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। अगली सुबह सोनी सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा करती है और फिर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। उसके बाद अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हे भगवान, आज पहली बार हमारे घर की बहू ने मंदिर में दिया जलाया है। बड़ी बहू ने तो आज तक मंदिर में कदम तक नहीं रखा। मेरी छोटी बहू जुग जुग जिए। तभी सोनी पार्वती से पहली रसोई की रस्म के बारे में पूछती है। माँ जी, पहली रसोई में मुझे क्या बनाना है? आओ बेटा, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। पार्वती सोनी को किचन में लेकर जाती है। बेटा, ये घर है और ये किचन, सब कुछ तुम्हारा है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी के समान हो। इतने सुनते ही सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बिना माँ के पली हूँ और मुझे आपके अंदर अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। पार्वती सोनी को प्यार से चुप कराती है और किचन से बाहर चली जाती है। सोनी पहली रसोई की रस्म में खीर, हलवा, आलू पूड़ी, छोले, चावल और मटर पनीर की सब्जी बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह भाई वाह, आज तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा। हाँ सच, तो आज खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अरे बस करिए आप लोग, वरना ये खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। शिवा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बस कर मेरे बेटे, मेरी बहू को नजर लगाएगा क्या? संजीव और पार्वती सोनी को पहली रसोई का नेक देते हैं। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी नीतू जलन से सोनी को देख रही होती है।
माँ जी, आपने कभी मेरा इतना लाड़ प्यार नहीं किया जितना देवरानी का कर रही हो। बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हें भी अपनी बेटी के समान ही माना, लेकिन तुमने कभी मुझे माँ के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पार्वती की बात सुनकर नीतू जलन से वहां से चली जाती है। बाकी सभी लोग भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसी शाम का वक्त होता है। छोटी बहू सोनी पार्वती के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। तभी पड़ोसन कमला और सुजाता वहां आती हैं। अरे बहन, लगता है अब तो तुम्हारे दिन बदलने लगे। हाँ बहन, छोटी बहू सच में बहुत प्यारी और संस्कारी है। सोनी कमला और सुजाता के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। सच में भाई, बहू संस्कारी बहुत है। एक तुम्हारी बड़ी बहू थी जो एक कप चाय देना तो दूर किसी को राम राम तक नहीं करती, तो छोटी बहू देखो कितनी गुणवान है। खुश रहो बेटा हमेशा। तभी बड़ी बहू नीतू वहां आती है और अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर जलने लगती है। वाह देवरानी जी, आप तो धीरे धीरे अपना जादू सबके ऊपर चला रही हो। नहीं जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। हाँ हाँ, तारीफ तो तुम ही लूट लो। मैं तो वैसे भी अपनी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। तुम ही करो इन लोगों की सेवा पानी। ऐसा बोलकर नीतू अपनी पार्टी के लिए चली जाती है। रात का वक्त होता है। छोटी बहू पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं छोटी बहू पूरा किचन भी अच्छे से साफ कर देती है और दूध गर्म करके संजीव और पार्वती के कमरे में देने जाती है। सच में बहू, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। एक हमारी बड़ी बहू है जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और छोटी बहू को देखो कितनी समझदार और संस्कारी है। छोटी बहू कुछ देर वहीं बैठकर पार्वती के पैर दबाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही शिवा प्यार से सोनी को देखता है। सोनी, सच में तुम बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो। आज तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। ऐसा बोलते हुए शिवा प्यार से सोनी के बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह छोटी बहू जल्दी उठकर फिर से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं जेठानी नीतू पार्टी से देर से आई थी, इसलिए सुबह 8 बजे उठती है। माँ जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, लेकिन जेठानी जी अभी तक नहीं आई। अरे भाई, तुम्हारी जेठानी तो पार्टियों में घूमती रहती है, वो हम लोगों के साथ बैठकर कहाँ नाश्ता करेगी। तुम सबके लिए नाश्ता लगा दो। सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तभी पड़ोसन सुजाता वहां आती है। अरे बहन जी, आज हमारे यहाँ कीर्तन है और आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। ऐसा बोलकर सुजाता वहां से चली जाती है। छोटी बहू घर का सारा काम खत्म करने के बाद पार्वती के पास आती है। चलिए माँ जी, अब हम लोग कीर्तन में चलते हैं। अरे भाई, तुम्हारी जेठानी को तो देखो, वो तैयार हुई या नहीं। माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। छोटी बहू अपनी जेठानी को बुलाने के लिए जाती है। उसके बाद तीनों मिलकर कीर्तन में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कीर्तन में पहुंचने के बाद छोटी बहू सबके बीच बैठी होती है। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो प्रसाद मैं अपने हाथों से बना दूं सबके लिए। हाँ बहू, बिल्कुल। सोनी सबके लिए प्रसाद बनाती है। प्रसाद खाने के बाद सभी लोग छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं। बड़ी बहू वहीं अपनी देवरानी की तारीफ होते देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और जलन के मारे वहां से घर से वापस आ जाती है। शाम का वक्त होता है। तभी सोनी सबके लिए आम पन्ना बनाकर लेकर आती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। सच में आज बहुत गर्मी हो रही थी। तुम तो पहले ही समझ जाती हो कि हमें किस चीज की जरूरत है। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और सोनी की खूब तारीफ करते हैं। वहीं नीतू अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर जलने लगती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। हाय रे, संजीव को जोर जोर से खांसी होने लगती है। खांसी की आवाज से पूरा घर परेशान हो जाता है, लेकिन दवाई देने के बाद भी उनकी खांसी बंद नहीं होती। तभी सोनी अपना देसी जुगाड़ लगाकर अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और गुड़ से काढ़ा बनाकर लाती है। काढ़ा पीने के बाद संजीव को काफी राहत मिलती है। अरे वाह बहू, काढ़ा पीने से तो सच में मुझे बहुत आराम मिला है। तुम तो बहुत समझदार हो। संजीव के मुंह से देवरानी की तारीफ सुनकर नीतू फिर से जल भुन जाती है और अपने कमरे में जाते ही गुस्से में तकिया फेंक देती है। हर जगह बस देवरानी देवरानी की ही तारीफ हो रही है, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी आर्यन भी कमरे में आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? बस करिए आप, हर जगह बस देवरानी की ही तारीफ हो रही है। तारीफ उसके काम की वजह से हो रही है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो हर वक्त सिर्फ अपने आप में ही लगी रहती हो। दोनों आपस में तू मैं करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह छोटी बहू घर का सारा काम कर रही होती है। वहीं जेठानी जलन में आकर किचन में जानबूझकर पानी का गिलास गिरा देती है। जेठानी जी, आपको हाथ में लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ये पानी साफ कर देना। ऐसा बोलकर नीतू वहां से चली जाती है। वहीं छोटी बहू पूरा किचन साफ कर देती है। किचन साफ करने के बाद जैसे ही सोनी बाहर आती है तभी पार्वती उससे बात करती है। अरे छोटी बहू,
गर्मी बहुत हो रही है, चल आज कुछ गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। छोटी बहू वहीं खड़ी अपनी जेठानी को भी साथ चलने के लिए कहती है। जेठानी जी, आप भी हमारे साथ शॉपिंग करने चलिए ना। अरे बहू, ये नहीं जाएगी, ये तो बस अपनी फ्रेंड्स के साथ ही शॉपिंग पर जाती है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के साथ जाने का। ऐसा बोलकर नीतू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पार्वती और छोटी बहू मिलकर खूब शॉपिंग करती हैं। रास्ते में आते समय पार्वती का चाट खाने का मन करता है। अरे छोटी बहू, मेरा तो बहुत मन है चाट खाने का। दोनों सास बहू बड़े मजे से चाट खाती हैं। तभी पड़ोसन संगीता वहां आ जाती है। अरे वाह पार्वती, आज तो तुम अपनी बहू के साथ आई हो, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, मेरी बड़ी बहू तो कभी मेरे साथ आती नहीं थी, लेकिन छोटी बहू के साथ आज बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। अरे छोटी बहू बेटा, थोड़ा ठंडा पानी ले आना, बाहर सच में बहुत गर्मी थी। छोटी बहू जैसे ही पानी लाने के लिए जाती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, बहू को क्या हो गया? लगता है गर्मी की वजह से चक्कर आ गए। मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर आता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये बात सुनकर परिवार खुशी से झूम उठता है। वहीं नीतू मन ही मन जलने लगती है। पहले ही इन लोगों ने देवरानी जी को सिर पर चढ़ा रखा था और अब तो पूरा दिन इसे महारानी बनाकर रखेंगे। अब बहुत हो गया, अब तो मैं देवरानी जी को अच्छा सबक सिखाकर ही रहूंगी। आखिर जेठानी जेठानी ही होती है। अगली सुबह जेठानी जल्दी से किचन में जाकर बिजली के बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देती है। जैसी छोटी बहू सबके लिए जूस बनाने के लिए स्विच ऑन करती है, उसे जोर का करंट लगता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग किचन में इकट्ठा हो जाते हैं। अब आया मजा देवरानी जी, बड़ी पूरे परिवार की महारानी बनी फिरती थी। अब देखती हूँ तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में कैसे जन्म लेता है। संजीव तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर घर पर आता है और छोटी बहू को चेक करने के बाद कहता है, घबराइए मत, बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको इनका बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। जेठानी नीतू चुपके से देवरानी के कमरे के बाहर तेल डाल देती है। जैसे ही सोनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, उसका पैर तेल पर फिसल जाता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। लेकिन भगवान का शुक्र रहता है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होता। आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? शाम का वक्त होता है। जेठानी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सभी लोग जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं। तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं ना? अरे नहीं नहीं, अब तो आपके घर में डबल खुशियां आने वाली है। डॉक्टर साहब, हम कुछ समझे नहीं। अरे, आपकी बड़ी बहू भी मां बनने वाली है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन तभी डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर बात करता है। देखिए, ये मां बनने वाली तो हैं, लेकिन इन्हें बच्चा कंसीव करने में परेशानी थी, इसलिए अब आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। वहीं खड़ी देवरानी मुस्कुराते हुए आगे आती है। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जेठानी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। देवरानी जल्दी से किचन में जाती है और जेठानी के लिए जूस बनाकर लेकर आती है। लीजिए जेठानी जी, ये जूस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग वहीं खड़े होते हैं। तभी पार्वती बड़ी बहू को समझाती है। देखा बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी। ये खुद भी पेट से है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है। और तुम्हें खुशखबरी मिलते ही तुम्हारे लिए तुरंत जूस बना कर ले आई। मुझे नहीं पीना ये जूस, तुम ही पी लो अपना बनाया हुआ। अरे ऐसे कैसे? जूस तो आपको पीना ही होगा। ऐसा बोलकर सोनी प्यार से नीतू को जूस पिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। छोटी बहू अपने साथ साथ अपनी जेठानी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो उसके लिए हेल्दी खाना बनाती है और गर्मी से बचने के लिए बार बार नींबू पानी, गोंद का शरबत और आम पन्ना बनाकर देती रहती है। केसर वाला दूध गर्म कर देती हूँ जेठानी जी के लिए, कमरे में लेकर जाती हूँ। मैं कितनी गलत थी, मैं इसके बच्चे को ही खत्म करना चाहती थी और ये निस्वार्थ भाव से मेरी मदद कर रही है। देवरानी थोड़ी देर अपनी जेठानी के पास बैठी रहती है। तभी नीतू के पैरों में दर्द होने लगता है। क्या हुआ जेठानी जी? पता नहीं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सोनी तुरंत किचन में जाकर गर्म पानी लेकर आती है और उसमें नमक डालकर नीतू के पैरों की सिकाई करने लगती है। इससे नीतू को काफी राहत मिलती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। लगता है आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब आपको बच्चा कंसीव करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।
डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। छोटी बहू खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद घर का सारा काम अच्छे से करती है, सबका ध्यान रखती है। रात को फिर से अपनी जेठानी के लिए केसर वाला दूध लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि नीतू बार बार अपने पेट पर खुजली कर रही है। अरे जेठानी जी क्या हुआ, आप बार बार पेट को क्यों खुजा रही हो? पता नहीं बहुत खुजली हो रही है। अरे जेठानी जी, प्रेगनेंसी में ऐसा होना तो आम बात है। रुकिए, मैं भी आपके लिए नारियल तेल लेकर आती हूँ, इससे आपको और बच्चे दोनों को आराम मिलेगा। सोनी जल्दी से किचन में जाती है और नारियल तेल लगकर प्यार से नीतू के पेट पर लगाने लगती है। तभी नीतू भावुक होकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बच्चे को भी इस दुनिया में आने से रोकने की कोशिश की। मैं बहुत गलत थी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूँ कि ये सब आपने ही किया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने सबके सामने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सबके सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। देवरानी के मुंह से ये बातें सुनकर नीतू को और भी जोर जोर से रोना आ जाता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रही हो? तभी बड़ी बहू हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने कभी घर की बड़ी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। बड़ी बहू की बातें सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं और दोनों बहुएं प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों की किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता है। सभी लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। वहीं पार्वती अब अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत खुश थी। बड़ी बहू अब अपनी देवरानी के साथ बिल्कुल बहन की तरह रहने लगी थी। वो उसके साथ शॉपिंग पर जाती, घर के काम में हाथ बटाती और अपने सास ससुर की सेवा भी करती। शाम का वक्त होता है, तीनों सास बहू बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी पड़ोसन विमला और संगीता वहां आती हैं। अरे पार्वती बहन, अब तो तुम्हारे घर में खुशियों की बहार आ गई, वरना तुम्हारी बड़ी बहू ने तो आज तक तुमसे ढंग से बात तक नहीं की थी और आज देखो तुम्हारे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही है। हाँ बहन जी, ये सब मेरी छोटी बहू की वजह से हुआ है। तभी दोनों बहुएं संगीता और विमला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। वहीं बड़ी बहू सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। पड़ोसने भी बड़ी बहू को काम करते देखकर बहुत खुश होती है। किसी ने सही कहा है कि देखभाल और प्यार से सब कुछ सही हो ही जाता है। आखिरकार तुम्हारी छोटी बहू ने बड़ी बहू को सही राह दिखा ही दी। ऐसी कुछ देर बाद तक सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर पड़ोसने वहां से चली जाती हैं। अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगा था। दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती और रात के समय अपने सास ससुर की सेवा भी करती थी। प्यार छीनने से नहीं, निभाने से मिलता है। जैसे हमारी देवरानी ने सब लोगों के साथ मिलकर प्यार को अपनाया, वैसे ही हमें भी घर को जोड़ना सीखना चाहिए, तोड़ना नहीं, क्योंकि परिवार के प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।